चलो देखा जाए। हम लोग देख लिए थे संपूर्ण क्रांति भाषण का लेखक परिचय देख लिए थे, और आज देखते हैं इसका संपूर्ण व्याख्या संपूर्ण क्रांति चैप्टर का। तो देखा जाए क्या कहता है। ये संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर है ये क्लास 12 हिंदी का अध्याय 3 से लिया गया है, जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण जी हैं, जो इस भाषण के लेखक हैं। और इस भाषण में देखा जाए क्या कहता है, तो कहता है क्या, सबसे पहले जब कोई भाषण देने आता है, जब कोई क्या करने आता है, जब कोई भाषण देने आता है और जो कुछ बोलता है, जो कुछ कहता है, ठीक उसी प्रकार जयप्रकाश नारायण भी बोलते हैं। कौन बोलते हैं? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी भी बोलते हैं। और वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि बिहार राज्य के छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवा साथियों और बिहार राज्य के असंख्य नागरिकों, क्या कहते हैं? कौन? जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि बिहार राज्य के छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवा साथियों और बिहार राज्य के असंख्य नागरिकों, भाइयों और बहनों, अभिभावकों और गुरुजन, क्या कहते हैं? कहते हैं कि अभी अभी रेणुका जी ने जो कविता वास्तव में सुनाया है, अभी अभी कौन? रेणु जी ने जो वास्तव में कविता सुनाया है, कौन? रेणु जी। रेणु जी ने अभी जो वास्तव में कविता सुनाया है, तब उन्होंने मुझसे सहमति ली थी। कौन? रेणु जी। रेणु जी क्या ली थी? रेणु जी हमसे सहमति ली थी। तब हमने क्या करा कि जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि जब मैं अपने मित्र ईश्वर अय्यर के यहाँ था। किसके यहाँ? जब मैं अपने मित्र ईश्वर अय्यर के यहाँ था। किसके यहाँ? ईश्वर अय्यर के यहाँ था। ईश्वर अय्यर के यहाँ था। कौन कहते हैं? ऐसा कहते हैं जयप्रकाश नारायण। कहते हैं कि जब मैं ईश्वर अय्यर के यहाँ था, तब मुझसे मिलने दिनकर जी और गंगा बाबू मिलने आए। कौन आए थे? जब मेरे तबीयत खराब थी और मैं ईश्वर अय्यर के यहाँ था, तब मुझसे मिलने दो व्यक्ति आए, जो एक दिनकर जी थे और दूसरा गंगा बाबू थे। गंगा बाबू थे और वो ईश्वर अय्यर यहाँ था, ईश्वर अय्यर के यहाँ था, और ईश्वर अय्यर के यहाँ था। तो तब बेल्लोर के अस्पताल में, कहाँ? बेल्लोर के अस्पताल में जब था, तब हमसे मिलने दिनकर जी और गंगा बाबू मिलने आए थे हमसे। जब कहाँ थे? हम बेल्लोर के अस्पताल में थे, जब मेरी तबीयत खराब थी, तब हमसे दो लोग मिलने आए, एक दिनकर जी और एक गंगा बाबू। तब क्या कहता है? कहता है कि दिनकर जी दिनकर जी कहते हैं कि आपने जो आंदोलन शुरू किया, दिनकर जी कहते हैं जयप्रकाश नारायण को कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, वह आंदोलन बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही फायदेमंद है। और यह आंदोलन ऐसा है
जो छात्रों के हित के लिए है, देश के हित के लिए हित में है, युवकों के हित में और लोगों के हित के का यह आंदोलन है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कहते हैं दिनकर जी, जो क्या, जो जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन को चला रहे थे। तब इस आंदोलन को चलाने के क्रम में बोलते हैं कौन? दिनकर जी। यह आंदोलन यह आपका आंदोलन बहुत ही सराहनीय है और यह आंदोलन देश, छात्र और लोगों के, गरीब छात्रों, गरीब लोगों के हित में क्या है? हित का यह आंदोलन है। उसके बाद क्या कहते हैं? तब क्या करते हैं? तब ऐसी बातों को सुन करके, जयप्रकाश नारायण की यह बात को सुन करके लोग तालियां बजाने लगते हैं और तब कहते हैं, तब जयप्रकाश नारायण की बातों को सुन करके जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, जब लोग क्या है, जब लोग तालियां बजाने लगते हैं, तब जयप्रकाश नारायण जी की बात सुन करके तो जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि आप लोग ताली मत बजाइए, आप लोग ताले मत बजाइए और हमको सुनिए। क्या कहते हैं? आप लोग ताली मत बजाइए, हमको सुनिए। और उसके बाद क्या है? और समझिए, और अब आप मेरे मुंह से हुंकार नहीं, अब मेरे मुंह से किसी भी तरह का हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन अब मैं जो कुछ भी मैं आपसे क्या कहूँगा। कौन ऐसा कहते हैं? ऐसा कहते हैं जयप्रकाश नारायण कि अब मेरे मुंह से आप लोग तालियां नहीं बजाइए और सिर्फ समझिए और सुनिए, और अब मेरे मुंह से किसी भी प्रकार का हुंकार नहीं सुनेंगे, बल्कि क्या होगा? अब मेरे मुंह से हुंकार नहीं सुनेंगे और नहीं सुनेंगे, लेकिन मैं जो कुछ भी बोलूंगा, जो कुछ भी कहूंगा, आपसे कहूंगा, वो मेरे विचारों के हुंकार होंगे। किसके हुंकार? विचारों के हुंकार होंगे। ऐसा। उसके बाद क्या कहता है यानी विचारों के हुंकार कहने का मतलब क्या? कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मित्रों, हमने जो क्रांति शुरू किया है, हमने जो आंदोलन शुरू किया है, वो क्रांति इतना आसान नहीं। कौन ऐसा कहते हैं? ऐसा कहते हैं कौन? ऐसा कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि हमने जो क्रांति शुरू करा है, हमने जो क्रांति शुरू किया है, वो आंदोलन, वो क्रांति इतना आसान नहीं है। यह क्रांति ऐसा है जिसमें, इस क्रांति में आपको लाठियां खानी पड़ेगी, आपको कष्ट सहना पड़ेगा। उसके बाद क्या कहता है? लाठियां खानी पड़ेगी, कष्ट सहना पड़ेगा, और उसके बाद आपको दुख भी सहन करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, आपको पुलिस के लाठी डंडे भी खाने पड़ेंगे। कौन ऐसा कहते हैं? ऐसा कहते हैं जयप्रकाश नारायण कि हमने जो आंदोलन शुरू किया है, वो आंदोलन इतना आसान नहीं, वो आंदोलन इतना ये क्रांति इतना आसान नहीं है। इस आंदोलन में आप लोगों को दुख, कष्ट, भूखा, उसके साथ ही साथ आप लोगों को पुलिस की लाठियां डंडे भी खानी पड़ेगी। कौन ऐसा कहते हैं? ऐसा कहते हैं जयप्रकाश नारायण। और कहते हैं कि आपको दुख भी सहना पड़ेगा, क्योंकि यह क्रांति संपूर्ण क्रांति है। यह कैसी क्रांति है? यह क्रांति जो है वो संपूर्ण क्रांति है। और उसके बाद क्या कहता है? कहते हैं आगे जयप्रकाश नारायण जी कि यह कोई विधानसभा का क्रांति नहीं है। नहीं, विधानसभा को भंग करने की क्रांति नहीं है, विधानसभा को हटाने की क्रांति नहीं है, बल्कि यह क्रांति नागरिकों की हक की लड़ाई क्या है? यह जो क्रांति है वो नागरिकों के हक के लिए लड़ाई है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी अपने भाषण में, संपूर्ण क्रांति नामक भाषण में। उसके बाद क्या कहते हैं?
कहते हैं तब वहां पर जयप्रकाश नारायण जी अपने भाषण में जवाहरलाल द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कही गई एक बात को क्या है, बातों का उल्लेख करते हैं। किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू की कही गई एक बात का उल्लेख करते हैं। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। और कहते हैं कि अभी ना जाने कितने दूर इस देश की युवा जनता को, युवा पीढ़ी को जाना है। कौन ऐसा कहते हैं? ऐसा कहते हैं कौन? तो ऐसा कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी। किसकी बातों को दोहराते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बातों को दोहराते हुए कहते हैं क्या? इस भाषण में कहते हैं कि ना जाने अभी इस देश के युवा साथियों को, इस देश के युवा को ना जाने अभी और कितना दूर जाना है, नहीं जाना है। तब ठीक उसी प्रकार जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि यह क्रांति जो हम लोगों ने शुरू किया है, हम सभी देश के वासी जो इस संपूर्ण क्रांति को शुरुआत किए हैं, इसमें कष्ट सहना पड़ेगा, इसमें लाठी डंडा खानी पड़ेगी और सब कुछ यह क्या है, यह सब कुछ आप लोगों को, आप सभी युवा साथियों को और आप सभी इस क्रांति में शामिल लोगों को ये सब क्या है, सब कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि यह कोई विधानसभा विघटन की बात नहीं है, विधानसभा को भंग करने की बात नहीं है, विधानसभा को हटाने की बात नहीं है, बल्कि यह क्रांति संपूर्ण क्रांति है और इसे बहुत आगे लेके जाना है। यह जो संपूर्ण क्रांति है, इस आंदोलन को, इस क्रांति को अभी और बहुत आगे लेकर के जाना है, नहीं, और इतना दूर लेके जाना है कि लोगों के जीवन में बदलाव आए। क्या है? लोगों के जीवन में बदलाव आए। और क्या कहता है? और हम लोगों कहता है कि हम लोगों के देश के आजाद हुए लगभग 26-27 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए? आजादी के 26-27 वर्ष हो गया है। क्या बोले बाबू? देखा जाए तो देश की आजादी थी सन 1947 में, कब थी? 47 में। और यह जो आंदोलन हुआ वो कब हुआ? वो हुआ 1974 ईस्वी में। कब हुआ? 1974 ईस्वी में पटना के गांधी मैदान से। कहाँ? पटना के गांधी मैदान से क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था यह आंदोलन। नहीं, तब कहते हैं कि इस देश को आजाद हुए 26-27 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए? इस देश को आजाद हुए 26-27 साल हो गए, 26-27 वर्ष हो गए। लेकिन आज भी देखा जाए, आज भी हमारा देश जो है वो क्या है? पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाया। देश आजाद है लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, आजाद नहीं है। क्योंकि आज भी जब हम लोग किसी सरकारी कार्यालयों में कोई काम करवाने जाते हैं, कौन ऐसा कहते हैं? ऐसा कहते हैं कौन? जयप्रकाश नारायण जी कि आज देश की आज़ादी को लगभग 26-27 साल हो गए, लेकिन आज भी देखा जाए तो हम लोगों को आज़ादी तो मिली लेकिन पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं मिली। हम लोग आज भी किसी सरकारी कार्यालय में जब किसी काम को करवाने जाते हैं तब वहाँ बिना घूस का कोई भी काम नहीं होता है, बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। और अगर आज भी हम लोग गुलामी को झेल रहे हैं तब गरीबों को क्या है, आज भी क्या है और क्या कर रहे हैं, और अगर आज भी हम लोग गुलामी को झेल रहे हैं तब क्या कहता है, तब गरीबों को और गुलामी को झेल रहे हैं। और आज भी गरीबों को, गरीब साथी को, युवाओं को शिक्षा से दूर रखा जा रहा है आज़ादी के 26-27 वर्ष बाद। आज भी हमारा देश स्वतंत्र नहीं है। 26-27 साल पहले
देश को आज़ादी मिलने के बाद भी, भारत आज़ाद होने के बाद भी आज भी हमारा देश क्या है, आज़ाद नहीं है। क्योंकि आज भी जब हम लोग किसी सरकारी कार्यालय में काम करवाने जाते हैं तो बिना घूस के नहीं होता है, बिना पैरवी के नहीं होता है। और अगर आज भी हम लोग गुलामी को झेल रहे हैं, अगर आज भी हम लोग गुलामी को झेल रहे हैं तो गरीबों को शिक्षा से दूर रखा जा रहा है। वहीं सरकारी संस्थानों में अगर कोई बच्चे, कोई बड़े, कोई विद्यार्थी कोई काम करवाने जाते हैं तब बिना रिश्वत के आज भी काम नहीं होता है। ऐसा बोलते हैं कौन? जयप्रकाश नारायण। कहता है कि हमारे देश को आज़ाद हुए 26-27 वर्ष हो गए, लेकिन हमारा देश आज भी आज़ाद नहीं है। हम लोग भूखमरी की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम लोग के देश में महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और लेकिन बिना घूस लिए कोई काम हो नहीं रहा है। तो इन सभी को दूर करने का भी यह क्या है? क्रांति है। इन सब चीजों को दूर करने का, भूखमरी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, इन सभी को दूर करने का भी यह क्या है? क्रांति है, संपूर्ण क्रांति। कहता है कि हम लोगों को ऐसा शिक्षा बनाना है, आगे चल करके जब यह क्रांति सफल हो जाएगा तब सफल होने के बाद हम लोगों को एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनानी है, एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें हर एक वर्ग का हक हो, हर एक बच्चे का हक हो, और क्या कहता है, हर एक बच्चे का हक हो। और कहते हैं कि गरीबी ही बेरोजगारी को जन्म देती है। सबसे बड़ा बेरोजगारी का कारण क्या है? गरीबी। और गरीबी के कारण क्या उत्पन्न होता है? बेरोजगारी उत्पन्न होते हैं। और सरकार तो यहाँ तक नारा लगाती है, सरकार नारा भी लगाती है कि गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबों की मदद कोई नहीं करता। लेकिन आज गरीबों की कोई मदद नहीं करता। सरकार कहती है, नहीं करती है सरकार। और जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मित्रों, आज भी देखा जाए तो आज की स्थिति ऐसी है कि अगर दिनकर जी होते, कौन? दिनकर जी, जिनको राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है, अगर आज क्या होते? दिनकर जी होते, तब उनकी कविता में जो जान होती है, उनकी कविता में जो भाषा शैली होती है, उन कविता को आज हम लोगों को वह कविता मोटिवेट करती। दिनकर जी की कविता आज हम लोगों को मोटिवेशन देती, मोटिवेट करती। लेकिन दिनकर जी बड़े हृदयग्राही थे। कहते उनका हृदय क्या था? बहुत बड़ा था। इनका तो दिनकर जी का, और वो दिनकर जी क्या है? बड़े हृदयग्राही थे। और क्या कहते हैं? और उसी रात क्या कहता है उसी रात जब हम क्या है उनसे मिलने गए, तब उसी रात दिनकर से बात करते हुए जयप्रकाश नारायण जी का जिसे दिनकर जी से बात करते हैं, और जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि एक हमारे मित्र हैं। कौन है? एक वो हमारे मित्र है जिनका नाम है रामनाथ जी गोयनका। कौन है? तो एक हमारे मित्र हैं जिनका नाम है रामनाथ जी गोयनका। कौन है? रामनाथ जी गोयनका हमारे मित्र हैं। कौन ऐसा कहते हैं? तो ऐसा कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि एक हमारे मित्र हैं। कौन? तो रामनाथ जी गोयनका। और कहते हैं कि
गोयनका, और गोयनका जयप्रकाश नारायण के मित्र थे। गोयनका किसके मित्र थे? जयप्रकाश नारायण के मित्र थे। और कहते हैं कि जो इंडियन एक्सप्रेसवे के मालिक थे, ये रामनाथ जी गोयनका किसके मालिक थे? इंडियन एक्सप्रेसवे इंडियन एक्सप्रेसवे के मालिक थे कौन? तो ये रामनाथ जी गोयनका। और ये किसके मित्र थे? ये जयप्रकाश नारायण के मित्र थे। कौन? तो रामनाथ जी गोयनका जो इंडियन एक्सप्रेसवे के मालिक थे। और इन्हीं के यहाँ दिनकर जी रुके हुए थे। एक दिन की बात है जब दिनकर जी इन्हीं रामनाथ जी गोयनका के यहाँ दिनकर जी रुके हुए थे। और दिनकर जी को हार्ट अटैक आया। जब आया दिनकर जी को हार्ट अटैक, किसको? दिनकर जी को। दिनकर नहीं, कहाँ थे? तो रामनाथ जी गोयनका के यहाँ। और यहीं पर इनको हार्ट अटैक आया। क्या आया? हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आया दिनकर जी को। और तब क्या हुआ? हार्ट अटैक आने के बाद उसी के 3 मिनट के अंदर ही उनको क्या करा गया? उनको दिल्ली के अस्पताल में क्या करा? दिल्ली के अस्पताल में उनको ले जाया गया। क्या हुआ? हार्ट अटैक होने के दौरान जस्ट 3 मिनट के अंदर उनको दिल्ली के अस्पताल में ले जाया गया। और वहां पर ले जाने के बाद वहां जब पहुंचा दिया जाता है, तब जिस अस्पताल जहां पर उनको पहुंचाया जाता है उस अस्पताल का नाम था वेलिंगटन नर्सिंग होम। नाम था इस अस्पताल का नाम था वेलिंगटन नर्सिंग होम। और यहाँ पर क्या करा जाता है? यहाँ पर पहुंचा दिया जाता है किसको? दिनकर जी को। जहाँ पर और वहाँ पर सभी डॉक्टर, सभी कर्मचारी वहाँ पर औजार लेकर तैयार थे उनका इलाज करने के लिए। इनका इलाज करने के लिए, दिनकर जी का इलाज करने के लिए क्या बोले कि जब दिनकर जी रामनाथ जी गोयनका के यहाँ रुके हुए थे तब इनको हार्ट अटैक आया। और हार्ट अटैक आने के बाद इनको तुरंत 3 मिनट के अंदर उनको दिल्ली के एक वेलिंगटन नर्सिंग होम नामक अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया, जहां पर इनको देख रेख करने के लिए सारे डॉक्टर, इनका इलाज करने के लिए सभी डॉक्टर अपने अपने औजार लेकर के तैयार थे। कहाँ के डॉक्टर? तो वेलिंगटन नर्सिंग होम के जितने भी डॉक्टर थे सब लोग का थे तैयार थे। लेकिन उनका दिल का इलाज हो नहीं पाया। तैयार तो थे लेकिन दिल का दौरा पड़ने के बाद उनका इलाज करना वहाँ संभव ही नहीं हो पाया, इलाज नहीं हो सका। तो उनका क्या हुआ? लेकिन दिल का इलाज फिर से नहीं हो सका और वो आखिरकार को चल गए और उनका मृत्यु हो गया। इनका जयप्रकाश नारायण जी का, दिनकर जी का ऐसा बताते हैं कौन? ऐसा कहते हैं जयप्रकाश नारायण। और कहते हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली में 3 मिनट के अंदर दिनकर जी को पहुंचा दिया गया दिल के दौरान पड़ने के बाद, और वहां सभी डॉक्टर, सभी कर्मचारी उनका इलाज करने के लिए तैयार थे। लेकिन अगर आज वहीं बिहार की राजधानी पटना होता, बिहार की राजधानी पटना होता, तब 3 घंटा तो छोड़िए, 3 दिन भी छोड़िए, 3 मिनट छोड़िए,
3 घंटा छोड़िए, 3 दिन में भी क्या होता, 3 दिन में भी अस्पताल नहीं पहुंचता। बिहार के अस्पतालों की ऐसी स्थिति है, बिहार में भ्रष्टाचार इतना हो चुका है, इतना चरम पर पहुंच चुका है कि अगर वो दिल का दौरा पड़ने के बाद क्या होते, अगर उनको अस्पताल जाना होता तब वो 3 मिनट नहीं, 3 घंटा नहीं, वो 3 दिन में भी वो अस्पताल में पहुंच नहीं पाते और उनका इलाज संभव नहीं हो पाता। ऐसा कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी। और बिहार में इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है कि क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी जो भाषण दे रहे थे वो पटना के गांधी मैदान से दे रहे थे। ये छात्र आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो कहाँ से हुआ था, वो बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान से प्रारंभ हुआ था छात्र आंदोलन। और वो जयप्रकाश नारायण जी इसी गांधी मैदान से छात्र आंदोलन वो संपूर्ण क्रांति का नारा दे रहे थे। कब, तो 1974 ईस्वी में ये नारा दे रहे थे, ये क्या कर रहे थे, ये भाषण दे रहे थे। और जयप्रकाश नारायण जी इन सभी बातों को याद करते हुए कहते हैं भाषण, इसमें कहते हैं भाषण में कहते हैं इन सभी बातों को याद करके कि जिस प्रकार से दिल्ली में ये सारी चीजें हुई, वही चीज अगर बिहार में होती तब 3 मिनट नहीं, 3 घंटा नहीं, 3 दिन में वो अस्पताल नहीं पहुंच पाते। बिहार में इतना भ्रष्टाचार है, इतना लूट खसोट है, ऐसा कहते हैं जयप्रकाश नारायण अपने भाषण में पटना के गांधी मैदान में। और कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी इन सभी बातों को याद करते हुए कहते हैं कि अब मैं थक चुका हूँ, क्या हुआ हूँ, अब मैं थक गया हूँ, मैं अब कमजोर हो चुका हूँ और मैं अब चाहता हूँ कि इसका नेतृत्व छात्र लोग ही करें, छात्र लोग ही इस छात्र आंदोलन का नेतृत्व करें, क्योंकि छात्र लोग ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए। क्योंकि जिस आंदोलन में भाषण दे रहे थे उस आंदोलन का नाम ही था छात्र आंदोलन। कहता जिस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जी भाषण दे रहे थे उसका नाम ही था, तो जिस आंदोलन में भाषण दे रहे थे उस आंदोलन का नाम ही था छात्र आंदोलन। क्या था, छात्र आंदोलन नाम ही था जिसमें वो भाषण दे रहे थे। और इसमें कहते हैं कि अब हम थक चुके हैं, अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब बिहार के देश के युवाओं को, देश की नई पीढ़ियों को, देश के छात्रों को इस आंदोलन को चलाना होगा। ऐसा कहते हैं जयप्रकाश नारायण। छात्र आंदोलन में जो नारा दे रहे थे, वो भाषण दे रहे थे, वो 1974 में हुआ था। और जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि जब हमने पहला आह्वान किया था, कौन कहते हैं, जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जब हम सबसे पहली बार आह्वान किए थे, पहली बार हमने आह्वान किया था तो यूथ फॉर डेमोक्रेसी का तो यूथ फॉर डेमोक्रेसी आंदोलन में हमने बताया था, इस आंदोलन में, यूथ फॉर डेमोक्रेसी आंदोलन में, यूथ फॉर डेमोक्रेसी आंदोलन में हमने कहा था, हमने बताया था कि राजनीति में युवाओं की क्या भागीदारी रहेगा। कहने का मतलब ये कि राजनीति को अगर कोई बढ़ाने का कार्य कर सकता है, आगे चला सकता है, तब वो कार्य कर सकता है तो वो देश का युवा ही होंगे, राज्य के युवा ही होंगे। और युवा जो हैं
इसमें आगे बढ़कर हिस्सा, युवाओं को इस आंदोलन में, इस भागीदारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। ऐसा कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी। कौन कहते हैं? ऐसा कहते हैं जयप्रकाश नारायण। कहता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, छात्रों को बढ़कर के हिस्सा लेना चाहिए, देश के युवाओं को हिस्सा लेना चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, भूखमरी के खिलाफ और गरीबी के खिलाफ। और इतना ही नहीं, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि लेकिन छात्रों का कहना था, जब ये सब बात बोले तब छात्रों का कहना था, छात्रों का ऐसा मानना था कि जयप्रकाश नारायण जी सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा। कौन बोला? छात्र। कि लंबा लंबा स्टेज पर फेंकला से नहीं होगा, खाली बात कैला से नहीं होगा। कौन बोलता है? ऐसा विद्यार्थी बोलता है कि खाली भाषण देना से होगा। जिस प्रकार से नेता भाषण देता है उसके भाषण देना से नहीं होगा, नहीं। ऐसा बोलता है कौन? छात्र। कहते हैं कि भाषण देने से काम नहीं चलेगा, आपको इसका नेतृत्व करना पड़ेगा। आपको इस छात्र आंदोलन का नेतृत्व भी आप ही को करना होगा। जब आपने बिहार के छात्रों को जगाया, जब आपने बिहार के छात्रों का इतना साथ दिया, तब आप ही को इस आंदोलन का, इस छात्र आंदोलन का नेतृत्व भी करना होगा। ऐसा बोल रहे थे उस समय राज्य के विद्यार्थी, राजधानी के विद्यार्थी, इस देश के विद्यार्थी से जयप्रकाश नारायण जी से ऐसा बात कर रहे थे। तो जयप्रकाश नारायण जी मना कर देते कि नहीं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। कौन कहते हैं? जयप्रकाश नारायण जी। नहीं, ये हमसे नहीं होगा और हम ऐसा नहीं करेंगे। और कहते हैं कि हम छात्र आंदोलन का नेतृत्व नहीं करेंगे, लेकिन बहुत करने पर जब क्या हुआ, वो नहीं माने, तब विद्यार्थियों के बार बार बोलने पर, विद्यार्थियों को बार बार उनको समझाने के बाद जयप्रकाश नारायण जी क्या स्वीकार करते हैं कि चलो ठीक है, हम छात्र आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। क्या करेंगे? हम छात्र आंदोलन का नेतृत्व करेंगे विद्यार्थियों के कहने पर। कौन ऐसा बोले? जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, हम छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी बातों को सुने। लेकिन क्या होगा? लेकिन मेरी एक शर्त है। हमारी क्या है? हमारी एक शर्त है, तभी हम इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और क्या आंदोलन चलाएंगे। ऐसा कहते हैं कौन? जयप्रकाश नारायण। और वो क्या कहते हैं कि हमारी एक शर्त होगा कि हम आपकी बातों को सुनेंगे। क्या करेंगे? हम हर एक छात्रों की बात सुनेंगे, हम आपकी बातों सुनेंगे, छात्रों की बात सुनेंगे और छात्रों से बात भी करेंगे, छात्र को समझेंगे। और जितना मेरे पास समय होगा वो हम आप लोगों को समय भी देंगे। क्या देंगे? जितना मेरे पास टाइम होगा, जितना मेरे पास समय होगा, हम आपको उतना समय भी देंगे। ऐसा कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी। कहता है लेकिन हम सिर्फ नाम का, जब हम नेतृत्व करेंगे तो हम केवल नाम का नेतृत्व नहीं करेंगे, लेकिन नाम का नेतृत्व नहीं करेंगे और हम सुनेंगे सबकी, लेकिन अंतिम फैसला हमारा। सुनेंगे हर एक विद्यार्थियों का, हर एक युवाओं का, हर एक लोगों का सुनेंगे, लेकिन अंतिम जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला हमारा होगा। अंतिम फैसला किसका होगा? अंतिम फैसला जो होगा हमारा होगा। ऐसा कहते हैं कौन? जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं छात्रों से, युवाओं से और
राज्य के लोगों से। ठीक है, हम नेतृत्व करेंगे, लेकिन लोग हमको समझेंगे, मेरी बात को समझेंगे, हम भी लोगों को सुनेंगे और लोगों का हम भी सुनेंगे, लेकिन अंतिम में क्या करेंगे? अंतिम में हमारा फैसला क्या होगा? हमारा ही होगा, हम ही उसका क्या करेंगे? फैसला करेंगे। ऐसा कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी। आगे कहते हैं कि तभी हम क्या होंगे? जब क्या होगा? अंतिम फैसला हमारा होगा, तभी हम इसका करेंगे, इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। ऐसा बोलते हैं जयप्रकाश नारायण जी। और कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि ऐसा शर्त रखते हैं, जब छात्र कहते हैं कि चलिए ठीक है, आप ही नेतृत्व कीजिए, आप नेतृत्व कीजिए, लोगों की बातों को सुनिए और अंतिम जो फैसला होगा वो आपका ही होगा। जब छात्र ऐसा कहते हैं कि चलिए ठीक है, तब कहते हैं कि आप कहते हैं कि गरीबी के खिलाफ, भूखमरी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और छात्र लोग आवाज उठाइए, छात्र लोग राजनीति में आइए, तो आप नेतृत्व कीजिए। जब आप ऐसा बोल रहे हैं कि बढ़ रहे राज्य में भ्रष्टाचार और राज्य में बढ़ रहे भ्रष्टाचार, उसके बाद गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, इन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप आवाज उठाइए, आप क्या कीजिए? आप नेतृत्व कीजिए, आप नेतृत्व कीजिए, आप आवाज उठाइए। ऐसा कहते हैं कौन? ऐसा कहते हैं देश के छात्र। और आगे जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि कुछ लोग, देश के कुछ लोग हमको ऐसा भी कहते हैं कि मैं अमेरिका का दलाल हो चुका हूँ। क्या हो चुका हूँ? अमेरिका का दलाल हो चुका हूँ। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, देश के कुछ राज्य के लोग ऐसा भी कहते हैं कि मैं अमेरिका का दलाल हो चुका हूँ। लोग एक नारा लगाते हैं कि निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश नारायण की हो गई हार। नहीं, लोग क्या करते हैं? लोग हमको क्या कहते हैं? लोग हमको अमेरिका का दलाल कहते हैं और इतना तक नारा लगाते हैं कि निक्सन को क्या कहते हैं? लोग कहते हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैं अमेरिका का दलाल हो चुका हूँ, मैं अमेरिका का दलाल हूँ। और लोग यहाँ तक नारा लगाते हैं, कुछ लोग यहाँ तक नारा लगाते हैं कि निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश नारायण की हो गई हार। ऐसा, और यहाँ निक्सन बोला गया है किसको? अंग्रेजों को। किसको बोला गया है? निक्सन बोला गया है अंग्रेजों को। क्या कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी? कहते हैं कि हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ आवाज उठाते हैं। कौन ऐसा कहते हैं? ऐसा कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ क्या कहते हैं? आवाज उठाते हैं कि जयप्रकाश नारायण जो है, जयप्रकाश नारायण अमेरिका का दलाल है, अमेरिका का दलाल है।
और क्या कहते हैं, और कहते हैं अमेरिका का दलाल है, और कहते हैं कि निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश नारायण की हो गई हार। हम अमेरिका में पढ़ने गए थे, अमेरिका के दलाल नहीं थे। कौन ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं जयप्रकाश नारायण कि मेरे दुश्मन कहता है कि निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश नारायण की हो गई हार। तो हम उन लोगों को बताना चाहते हैं कि हम जो है अमेरिका में पढ़ने के लिए गए थे, हम वहाँ के दलाल नहीं हुए, हम वहाँ से पढ़ाई करने गए थे और अमेरिका के दलाल नहीं हुए। और ऐसा जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, और कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण जब अमेरिका पढ़ने गया, आ गया जयप्रकाश नारायण जब अमेरिका में पढ़ने गए, तब वहाँ कोई अमीर घर के लड़का नहीं था। हम जो है बहुत बड़े अमीर घर के लड़के नहीं थे कि वहाँ ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए, वहाँ ऐसी कूलर के पास पढ़े, ऐसी व्यवस्थाएं कुछ समय नहीं थी और उतना हम लोगों के पास पैसा नहीं था। ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा कहते हैं जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अमीर घर के लड़का नहीं थे कि अमेरिका में आराम से पढ़ रहे थे। और जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मैं कोई अमीर घर का लड़का नहीं था कि भाई अगर कि घर का लड़का नहीं था कि मैं तो एक बस का साइंस का विद्यार्थी था, साइंस का स्टूडेंट था। और मैं सबसे पहले मेरे यहाँ पैसा का कमी था, मेरे यहाँ पर इतना भी पैसा नहीं था कि वहाँ पर ऐशो आराम की जिंदगी जिया जा सके और बढ़िया से बढ़िया बिल्कुल आराम से शिक्षा ग्रहण किया जा सके। मेरे पास इतना पैसा था ही नहीं। तो सबसे पहले मेरे यहाँ पैसा नहीं था और पैसों की कमी थी, क्योंकि मेरे पिताजी एक मध्यम वर्गीय परिवार के थे। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का थे एक मध्यम परिवार थे, मिडिल फैमिली के लोग थे। इसलिए उतने पैसों से भरा पूरा, संसाधनों से भरा पूरा नहीं। और कहते हैं कि मेरे पिताजी जो है वो नहर विभाग में, कहते हैं कि मेरे पिताजी जो है मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे और वो नहर विभाग में जिलादार थे। उनके पिताजी जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी एक मध्यम वर्गीय परिवार के थे और वो क्या थे, नहर विभाग के क्या थे, तो नहर विभाग के जिलादार। इनके पिताजी तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी, इनके पिताजी क्या थे, तो इनके पिताजी नहर विभाग के क्या थे, तो ये थे आपका जिलादार। क्या थे, जिलादार थे जयप्रकाश नारायण के पिताजी नहर विभाग। कहता है क्या कि लेकिन बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट बन गए। तभी बाद में फिर जिलादार के बाद क्या बने, तो ये रेवेन्यू असिस्टेंट बन गए। रेवेन्यू असिस्टेंट बन गए। नहीं, इनके पिताजी क्या हुआ, नहर के जिलादार से क्या बन गए, रेवेन्यू असिस्टेंट बन गए। और उसके बाद अमेरिका में जब गए पढ़ने के लिए, तो अमेरिका के कारखाना में जब वहाँ पढ़ने गए हम, तब अमेरिका के कारखाना में काम किए। क्या किए, कारखानों में काम किए। अमेरिका के बागान में काम किए। उसके बाद
हम उस कारखाना में भी काम किए जहां जानवरों को मार दिया जाता था। कौन ऐसा कहते हैं? ऐसा जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि हम वैसे जगह पर भी काम किए जहां पर जानवरों को मारा जाता है। और उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि जब हमारे यूनिवर्सिटी में छुट्टी होती थी, कभी कभार 2-4 दिनों की छुट्टी मिलती थी, जब छुट्टी होती थी तब छुट्टी होने के बाद तब हम 3-4 विद्यार्थी मिल करके काम करते थे अमेरिका में। जब हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे विश्वविद्यालय में जब कभी भी छुट्टी मिलता था तब 3-4 साथी मिल करके, 3-4 विद्यार्थी मिल करके क्या करते थे कि हम कुछ काम करते थे और उससे जो पैसा आता था फिर उससे पढ़ते। ऐसा कहते हैं जयप्रकाश नारायण। कहते हैं कि 3-4 विद्यार्थी एक ही साथ रहते भी थे, एक ही रूम में 3-4 विद्यार्थी रहते और रहते थे, जिससे खर्च थोड़ा कम जाता। नहीं, स्वाभाविक सी बातें हैं। कभी क्या होगा, कहीं रूम पर अकेले रह रहा है, वहाँ पर 3-4 लोग रहेगा तो स्वाभाविक सी बातें है कि खर्चा कम होगी। बिजली कम आना, उसके बाद और भी चीज़ें खान पान में क्या होगा, उन सब पर प्रेशर कम पड़ेगा। नहीं, तो ऐसा कहते हैं कि 3-4 लोग हम लोग साथे रहते थे ताकि हमारा क्या हो, खर्च कम हो। नहीं, और उसके बाद 1-1 घंटा होटल में बर्तन धोने का भी कार्य करते हैं। हम लोग जो होटलों में है, वहाँ के होटलों में 1-1 घंटा बर्तन धोने का कार्य करते थे। ऐसा कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि हम तो यहाँ तक किए कि हमने बर्तन तक धोया है होटलों में 1-1 घंटा। और उसके बाद कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि कभी कभी जब छुट्टी मिलता था तब जूता भी पॉलिश करने का कार्य करते थे। जूता भी पॉलिश करने का कार्य करते थे जयप्रकाश नारायण जी। और उसके बाद कहते हैं, और इन परिस्थितियों में मैं अमेरिका में पढ़ा। जूता पॉलिश करके, होटलों में काम करके, जहाँ जानवरों को मार दिया जाता था वहाँ पर काम करके, कारखानों में काम करके, कंपनियों में काम करके, और एक ही कमरों में 4-4, 5-5 लोग ठूस करके भर करके हम लोगों ने पढ़ाई की है। और ये लोग कहता है कि अमेरिका का दलाल है। कौन ऐसा कहते हैं? जयप्रकाश नारायण। कहते हैं आगे कि जयप्रकाश नारायण जी आगे कहते हैं कि इन परिस्थितियों में हमने अमेरिका में जाकर के पढ़ा, फिर भी दुश्मन हमारी आलोचना करते हैं, हमारी शिकायत करते हैं और कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण जब अमेरिका में विस्कॉन में था, अमेरिका के विस्कॉन में था कौन? जयप्रकाश नारायण। तब मैं घोर कम्युनिस्टवादी था। कहते जब ये अमेरिका के विस्कॉन में थे, कहाँ पर? विस्कॉन। जब ये अमेरिका के विस्कॉन में थे तब जयप्रकाश नारायण जी घोर कम्युनिस्टवादी थे। कहते घोर कम्युनिस्टवादी थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी घोर कम्युनिस्टवादी थे जब कहते अमेरिका के विस्कॉन में थे तब। और उसके बाद कहते हैं कि घोर कम्युनिस्टवादी था और उस समय लेनिन का जमाना था, कम्युनिस्ट का समर्थक। ठीक, तो देखा जाए नहीं, घोर कम्युनिस्टवादी था और उस समय जो है लेनिन का जमाना। किसका जमाना था? उस समय लेनिन का जमाना था। नहीं, कब? जब हम अमेरिका में थे, घोर कम्युनिस्टवादी थे, तब उस समय लेनिन का जमाना था। और उसके बाद लेकिन
घोर कम्युनिस्ट होकर के भी जयप्रकाश नारायण कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। क्या हुए? ये कम्युनिस्टवादी होने के बावजूद भी ये जब भारत लौटे, कब भारत जब लौटे 1932 ईस्वी में। कब लौटे भारत? जब भारत वापस लौटे, नहीं वापस आए कहाँ? भारत में 1932 ईस्वी में। तब 1932 ईस्वी में आने के बाद क्या हुआ? इन्होंने क्या करा कि इन्होंने आने के बाद यहाँ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कौन? जयप्रकाश नारायण। क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी लेनिन से सीखे थे, और जो देश गुलाम है सीखे थे कि जो भी देश गुलाम है और देश के गुलामी के खिलाफ वहाँ के कम्युनिस्टवादी लोग नहीं लड़ रहे हैं। ये बोले कि लेनिन कहता है, लेनिन से हमने सुना था, हमने सीखा था कि जिस देश में वैसे जिस देश के गुलाम, कहता है कि जो देश गुलाम है और उस देश में गुलामी के खिलाफ अगर कम्युनिस्टवादी क्या कर रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है, कर रहा है, अगर क्या कर रहा है, कम्युनिस्टवादी आवाज नहीं उठा रहा है, उसके खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहा है, लड़ नहीं रहे हैं, तो उसके कम्युनिस्टवादी रहे तो उसकी कम्युनिस्टवादी नहीं है। तब वो क्या है? तब वो कम्युनिस्टवादी नहीं है। ध्यान से नहीं, क्या बोले कि जब क्या हो, अगर कोई देश गुलाम है और गुलाम होने के बाद क्या है, वहाँ पर कम्युनिस्टवादी का कोई क्या है, कोई वहाँ आंदोलन नहीं कर रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है किसके खिलाफ? गुलामी के खिलाफ। तब वैसे कम्युनिस्टवादी को क्या है, वो कम्युनिस्टवादी नहीं। इसलिए जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि कम्युनिस्टवादी में वो क्या है, इसलिए क्या है, शामिल ना हो करके, ये कम्युनिस्टवादी में शामिल नहीं हो करके क्या हुए, कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। कारण कि पार्टी तो था भारत में, लेकिन ये कोई स्वतंत्रता के लिए आवाज नहीं उठा रहा था या कोई कार्य नहीं कर रहा। इसलिए क्या हुए, जयप्रकाश नारायण जी जब लौटे तब कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल ना होकर के वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। किस पार्टी में? कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। और कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और तब जयप्रकाश नारायण जी जब भाषण दे रहे थे, कहाँ? पटना के गांधी मैदान में वर्ष 1974 ईस्वी में जब भाषण दे रहे थे, तब जयप्रकाश नारायण जी कह रहे थे कि हमसे मिलने बहुत लोग आए, नहीं, हमसे जो है मिलने के लिए बहुत लोग आए, और उसके बाद गफूर साहब हमसे मिलने आए और बहुत प्रेम से मिले, चंद्रशेखर बाबूजी मिलने आए, बहुत प्रेम से मिले, प्रधानमंत्री और क्या कहता है, प्रधानमंत्री और दीक्षित जी को छोड़ करके, कौन? उस समय देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी? प्रधानमंत्री और दीक्षित जी को छोड़ करके, प्रधानमंत्री और दीक्षित जी को छोड़ करके, उस समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी और दीक्षित जी को छोड़ करके हमसे सभी लोग मिलने आए, बस खाली ये दोनों नहीं मिले। और उसके बाद क्या है, छोड़ करके सभी लोग मिलने आए और कहे कि आप यह आंदोलन करके अच्छा नहीं कर रहे। सर प्रधानमंत्री मंत्री नहीं,
प्रधानमंत्री थी उस समय इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री। कब? तो 1974 ईस्वी में। नहीं, तब वही कहते हैं कि हमसे सभी लोग मिलने आए, बस क्या कौन कौन? प्रधानमंत्री और दीक्षित जी को छोड़ करके। और कहते हैं कि जो लोग हमसे मिलने आए, और वो क्या है? हमसे मिलने आए और कहे कि आप यह आंदोलन करके अच्छा नहीं कर रहे, इस आंदोलन से आप लोगों को भटका रहे हैं, भड़का रहे हैं। नहीं, जो लोग मिलने के लिए आए। और उसके बाद कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि जो लोग मिलने आए हमको स्वतंत्रता की बात बता रहे थे, हमको डेमोक्रेसी की पाठ पढ़ा रहे थे कि स्वतंत्रता क्या है। नहीं, ऐसा बात कर रहे थे, स्वतंत्रता की बात बता रहे थे हमको। और उसके बाद कहते हैं कि जबकि इनको खुद स्वतंत्रता के बारे में पता नहीं कि स्वतंत्रता में होता क्या है, स्वतंत्रता है क्या, इसके बारे में उन लोगों को खुद नहीं पता। वो लोग हमको बताने आए हैं स्वतंत्रता के बारे में कि स्वतंत्रता है क्या। कहते हैं कि खुद स्वतंत्रता के बारे में पता है नहीं, और लोगों से ये लोगों से पैसा लूट रहे हैं, और लूटे हुए पैसों से राजनीति कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और हमें स्वतंत्रता सिखा रहे हैं। और ये लोग आकर हमसे अच्छी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि पटना के गांधी मैदान में शामिल होने के लिए लोग, जब क्या हुआ? पटना के गांधी मैदान में शामिल होने के लिए जब लोग क्या हुआ? जब पटना के गांधी मैदान में लोग शामिल होने के लिए आ रहे थे, दूर दूर से बस में भर करके, ट्रक में भर करके, पैदल आ करके, ट्रेन में आ करके, ट्रेन में चढ़ करके जब आ रहे थे लोग, तब उन लोगों पर लाठियां चलाई जा रही थी। क्या कर रहा था? कि जो लोग भी इस आंदोलन में शामिल हो करके ट्रक में भरकर, पैदल, ट्रेन में, चाहे किसी भी जैसे भी आ रहे थे, उन लोगों पर लाठियां चला रहे थे। और कहते हैं कि और ये लोग और क्या है, ट्रक में धक्का मारपीट कर रहे थे, लाठियां चला रहे थे, ट्रेन से धक्का दे रहे हैं, और बात करते हैं स्वतंत्रता की। जो ये शांति से आंदोलन चल रहा है पटना के गांधी मैदान में, यह आंदोलन शांति से चल रहा है, तब स्वतंत्रता का मतलब क्या है? क्या जहां हम लोग शांति से आंदोलन कर सके तो शांति से आंदोलन जहां चल रहा है, तब ये लोग उस शांतिपूर्ण आंदोलन में लाठी चला रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, लाठियां चल रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, आंदोलन लोगों के साथ, विद्यार्थियों के साथ मारपीट कर रहे हैं। और कहते हैं कि स्वतंत्रता के आप क्या है, और तो और कह रहे हैं, हमसे कहते हैं कि आप जो है स्वतंत्रता के दुश्मन हैं। अब क्या है? आप स्वतंत्रता के दुश्मन हैं, ऐसा लोग कहते हैं हमको। या क्या है? स्वतंत्रता के बहुत बड़े दुश्मन कहते हैं और आप दुश्मन हैं। स्वतंत्रता का पाठ क्या है? हमको पढ़ा रहे हैं कि स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इसमें लोगों को कैसे रहना चाहिए, ये पाठ हमको पढ़ा रहे हैं। कौन? वो लोग जो हमसे मिलने आए। और कहते हैं उसके बाद कि हमको पढ़ा रहे हैं और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए।
नहीं, वैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो क्या करते हैं, जो ऐसा जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि, और जयप्रकाश नारायण जी आगे कहते हैं कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना था। किसके मुंह से? अपने भाषण में कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि हमने दीक्षित जी के मुंह से सुना था। किसके मुंह से? दीक्षित जी के मुंह से हमने सुना था कि एक पुलिस के बड़ा अधिकारी कह रहा था, पुलिस का जो बड़ा अधिकारी था वो कह रहा था कि अगर जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते, अगर जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते तब पूरा बिहार, तब तो क्या हुआ, तब तो बिहार कब का चल गया। कैसा कहते हैं? ऐसा कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी की हमने दीक्षित जी के मुंह से सुना कि कोई बड़ा अधिकारी था, वो बोल रहा था कि अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होता तो बिहार कब का जल गया। और उसके बाद कहते हैं कि तो जब क्या है, जब इतना हमारे बारे में सोचते हैं, इतना हमारे बारे में जानते हैं, तब जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, जयप्रकाश नारायण जी अच्छा काम कर रहे हैं, तब फिर भी इन गरीब निहत्थे लोगों पर, इन विद्यार्थियों पर, इन भोली भारी जनता पर लाठियां क्यों चला रहे हैं? इस शांतिपूर्ण आंदोलन को भंग करने में क्यों लगे हैं? और कहते हैं कि इन सभी निहत्थे लोगों पर क्या है, मारते क्यों हैं? और कहते हैं कि जहां पर हम आंदोलन करते हैं उसको भंग क्यों करना चाहते हैं? वो लोग भंग क्यों करना चाहते हैं? कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि ना ही मेरा इंदिरा गांधी जी से दुश्मनी है, जो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे वो थी इंदिरा गांधी। तब कहते हैं तो ना तो हमारा इंदिरा गांधी जी से दुश्मनी है। उसके बाद कहते हैं, और कहता है ना ही जवाहरलाल नेहरू जी से मेरा दुश्मनी है। उसके बाद कहते हैं और ना ही हमको किसी राजनीतिक चीजों से दुश्मनी है। नहीं, जो राजनीतिक चीज है उससे भी मेरा दुश्मनी नहीं है। और उसके बाद कहते हैं कि इन चीजों से दुश्मनी नहीं है, मेरा तो दुश्मनी है इस नीतियों के खिलाफ जो गलत नियम बनाए हैं, कहें जो गलत नियम बनाए हुए हैं। और मेरी दुश्मनी है, मेरा दुश्मनी सिद्धांतों के खिलाफ जो गलत सिद्धांत पर चलते हैं। मेरा तो दुश्मनी है उन लोगों के खिलाफ जो गलत सिद्धांत पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? हमारी दुश्मनी है उन नीतियों से जो गलत सिद्धांत पर चलते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि मेरा दुश्मनी है कार्यों के साथ जो गलत कार्य करते हैं। क्या करते हैं? मेरा है कार्यों के साथ दुश्मनी है, जो क्या है, कार्यों से दुश्मनी है जो गलत कार्य करते हैं। और जो लोग गलत काम करेंगे हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे, हम उनके खिलाफ आलोचना करेंगे। कहते हैं आगे जयप्रकाश नारायण जी कि मेरा एक अंडरग्राउंड मित्र थे। ऐसा कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि मेरा एक अंडरग्राउंड जमाने के एक मित्र थे। कहते मित्र थे जिनका नाम था सदानंद जी। नहीं, एक और इनके मित्र थे, अंडरग्राउंड के मित्र थे जिसका नाम था सदानंद जी। सदानंद जी इनके मित्र थे जयप्रकाश नारायण जी के। और कहते हैं कि जो क्या थे ये फ्री प्रेस के मालिक थे। कौन? तो ये सदानंद जी क्या थे? फ्री प्रेस के मालिक थे। फ्री प्रेस के मालिक थे कौन? तो
सदानंद जी जो थे ये फ्री प्रेस के मालिक थे। कौन? सदानंद जी। और जिसे ब्रेन ऑफ बॉम्बे भी कहा जाता था। इनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से भी जाना जाता था। किनको? तो सदानंद जी को ब्रेन ऑफ बॉम्बे नहीं तो क्या बोले, क्या कहता है कि मेरा एक मित्र था जिसका नाम था सदानंद जी, जो फ्री प्रेस के मालिक थे, जिसे ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से जाना जाता है। और इनकी दोस्ती इतने गहरे थे कि जयप्रकाश नारायण जी ऐसा कहते हैं कि इनकी दोस्ती इतने गहरे थे कि सबसे अच्छी मित्रता अंडरग्राउंड मित्रता होती है। ऐसा इन्होंने कहा कि सबसे अच्छी जो मित्रता होती है वो अंडरग्राउंड मित्रता होती है। सबसे अच्छी मित्रता कौन होती है? अच्छी जो मित्रता होती है वो होती है अंडरग्राउंड मित्रता। अंडरग्राउंड मित्रता सबसे अच्छी मित्रता होती है। कौन? अंडरग्राउंड मित्रता होती है। ऐसा कहते हैं कौन? ऐसा कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी। और कहते हैं कि आप कहीं भी रहें, आपके बीच में अच्छी बात होती रहती है। नहीं, आप कहीं भी रहते हैं, इसमें क्या होता है कि आपके बीच में क्या है? अच्छी बात होते रहती है। और उसके बाद कहते हैं कि तो मेरे मित्र हैं। कौन? ये सदानंद जी। और ये मेरे मित्र जो हैं ये क्या कहते हैं कि तो मैं क्या है, ये जो सदानंद जी है, ये जो हमारे मित्र हैं, मैं इनका भी आलोचना करता था। नहीं, सोचो कि अपने मित्र का कौन बुराई करता है, कौन आलोचना करता है अपने मित्रता का? नहीं, ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि मेरे जो मित्र है सदानंद जी, कभी कभी मैं इनका भी आलोचना कर देता था। इसका सदानंद जी का, जो फ्री प्रेस के मालिक थे, जिनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे भी कहा जाता था। और कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी कि मैं कभी कभी महात्मा गांधी जी का, यहाँ तक नहीं, मैं कभी कभी महात्मा गांधी जी की भी आलोचना करता था। और उसके बाद महात्मा गांधी जी की भी आलोचना करता था। और जब वो गलत काम करते थे तब गलत काम करते थे, गलत विचार प्रस्तुत करते थे, तब गलत विचार वो प्रस्तुत करते थे। और उसके बाद क्या करते थे? लेकिन गांधी जी का एक बड़कपन था। गांधी जी का क्या है? जब हम उनकी बुराई करते थे, आलोचना करते थे, तब उनका ये बड़कपन था गांधी जी का कि वो मुझे समझाने के बाद माफ कर दिया करते। नहीं, समझाते थे पहले और उसके बाद माफ कर दिया करते। चलो ठीक है, गलती किया, तुमने क्या करा? आलोचना करा, बुराई किया, जो भी किया। नहीं, ऐसा ठीक, ऐसा कहते हैं कौन? जयप्रकाश नारायण जी। और कहते हैं कि हमने कई बार जवाहरलाल नेहरू का भी, इसका हमने कई बार जवाहरलाल नेहरू का भी जवाहरलाल नेहरू की भी क्या करा? आलोचना की। और उसके बाद और साथ ही साथ मैंने लाल बहादुर शास्त्री की भी आलोचना की। इसके लाल बहादुर शास्त्री को भी नहीं छोड़ते थे। नहीं, लाल बहादुर शास्त्री की भी मैंने क्या करता था? आलोचना करता था। और उसके बाद क्या कहता है कि लेकिन इन सब में ये बड़कपन था कि ये लोग हमें पहले समझाते थे कि देखो तुम जो कर रहा है वो अच्छा नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है। नहीं, और उसके बाद समझाने के बाद लोग हमें क्या कर देते थे? माफ कर दिया करते। और कई बार तो मेरा बात सही भी हो जाता था। जब वो बुराई करते थे, आलोचना करते थे, तब कई बार उनकी बात भी
सच हो जाती थी। किसकी? तो जयप्रकाश नारायण जी की। और कहते हैं कि जब क्या है सही भी होता था। जैसे कि मैं जब क्या करा, मैंने जवाहरलाल नेहरू से, जवाहरलाल नेहरू ने जब चीन देश से संबंध बनाया था, इसे चीन से संबंध बनाया था, और चीन से संबंध बनाने के बाद क्या करा, तब क्या करा, तब वो उस बात को, वह बात जो है गलत साबित हुई। क्या साबित हुआ? जब चीन देश से संबंध बनाया था तब वो बात क्या हुई थी, गलत साबित हुए थे। और उसके बाद वो बात जयप्रकाश नारायण जी पहले ही कह चुके थे। किसे? जवाहरलाल नेहरू से पहले ही कह चुके थे। कौन? तो जयप्रकाश नारायण जी कहे थे। किसको? जयप्रकाश, जवाहरलाल नेहरू को नहीं बोले थे कि, कहता है कि बोले, पहले ही बोले थे कि चीन आपको धोखा एक दिन जरूर देगा। चीन जो है आपको जरूर धोखा देगा। चीन क्या करेगा? आपको जरूर धोखा देगा। ऐसा कौन बोले थे? जयप्रकाश नारायण जी बोले थे। और उसके बाद कहते हैं कि, और कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण को चीन ने धोखा दे भी दिया। ये वो पहले ही बता दिए थे जयप्रकाश नारायण की आप दोस्ती किए हैं, नहीं संबंध बनाए हैं, और चीन आपको धोखा देगा। और ऐसा ही आगे चल करके हुआ। जवाहरलाल नेहरू को चीन ने धोखा दे दिया। क्या दे दिया? चीन ने धोखा दे दिया, बदल गया। और उसके बाद कहता है कि उसके बाद, और इस धोखा को जवाहरलाल नेहरू जी सह नहीं सके। चीन के इस धोखे को जवाहरलाल नेहरू सह नहीं सके। और उसके बाद क्या हुआ? 2 साल बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गया? 2 साल में क्या हो गए? ये चल बसे। नहीं, क्या हुआ? चल बसे। यानी कहने का मतलब क्या हो गया? निधन हो गया 2 साल के बाद। जैसे ये धोखा दिया चीन, और चीन के धोखा देने के बाद बाबू एकदम परेशान होकर के क्या हुआ? 2 साल में ही उनकी निधन हुई। इनकी जयप्रकाश नारायण जी की। और कहते हैं क्या, कहता है कि और क्या है, इनका निधन हो गया। और कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी कि मैं जो हूँ, जो भी गलत करता है, वो चाहे जो भी हो, वो चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सदानंद जी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, महात्मा गांधी हो, चाहे दिनकर जी हो, चाहे कोई भी हो, इंदिरा गांधी हो, किसी भी हो, नहीं किसी के बारे में भी क्या है, मैं खुल करके क्या करता हूँ? आलोचना करता हूँ। अगर मुझे लगे कि इनकी बात गलत है, तब इनका काम गलत है, तब मैं उनका क्या करता हूँ? खुले रूप से आलोचना करता हूँ। नहीं, कहते हैं कि वो चाहे क्या हो, चाहे वो गांधी जी हो, वो चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, और हर एक व्यक्ति का आलोचना करेंगे जो क्या करेगा? आलोचना करेंगे जो क्या करेगा? गलत करेगा। इस समाज के साथ, इस देश के साथ क्या करेगा? गलत करेगा। मैं उस हर व्यक्ति की आलोचना करूंगा। ऐसा कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी। और उसके बाद क्या कहते हैं? लेकिन बापू और जवाहरलाल नेहरू ने, नहीं बापू और यानी महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू में ये बड़कपन था, नहीं उनकी ये बड़कपन था कि वो क्या करते थे कि वो एक बार समझाने के बाद क्या कर देते थे? वो हमें माफ कर दिया करते थे। और क्या कहते हैं? और कहते हैं सबसे ज्यादा, कहते हैं आगे जयप्रकाश नारायण जी कि आज देश में सबसे जो ज्यादा भ्रष्टाचार हो रही है, वो किस में हो रही है? तो वो भ्रष्टाचार हो रही राजनीति में। नहीं, सबसे ज्यादा देश में भ्रष्टाचार है तो वो कहाँ हो रही है? राजनीति में हो रहा है। जो हर साल चुनाव करवाते हैं, कभी विधायक का, कभी मुखिया का, कभी सांसद का, कभी कुछ का, कभी कुछ का, क्या है? हर साल क्या होता है? इस देश में चुनाव ही होते रहता है। नहीं,
हर एक साल क्या है, चुनाव करवाना और उस चुनाव में फिजूल की खर्ची करना। चुनाव में क्या करना, फिजूल की खर्च करना, फिजूल का पैसा बर्बाद करना नहीं। कहते हैं कि सरकार हर एक साल कभी मुखिया का, कभी विधायक का, तो कभी सांसद का, कभी फलाना, कभी चिलाना, ये सब क्या है, हर साल चुनाव करवाती रहती है। और क्या होता है, चुनाव करवाती है और सरकार जो है हम लोगों का ही पैसा फिजूल में खर्च करती है, बर्बाद करती है। जनता के ही पैसा को क्या करती है, फिजूल के बर्बाद करती है। कौन, तो ये सरकार हर साल चुनाव करवाने में। और कहते हैं और उसके बाद चुनाव से क्या है, और उसके बाद कहते हैं कि चुनाव से भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, इस चुनाव से जो हर एक साल चुनाव में भ्रष्टाचार होते हैं, हर साल नेता चुनने के बाद जो भ्रष्टाचार होता है, इसको दूर करने के लिए जयप्रकाश नारायण जी सुझाव देते हैं कि हम लोगों को कुछ ऐसा नियम कानून बनाना चाहिए, कुछ ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए कि एक ही बार में क्या हो जाए, जिससे एक ही बार में चुनाव हो जाए और चुनाव का खर्च कम होना चाहिए। एक ही बार में चुनाव भी होना जाना चाहिए और चुनाव का खर्च भी हो जाना चाहिए, जिससे खर्च होना चाहिए। और ऐसा नियम हो जिसमें गरीब लोग भी खड़े हो, मजदूर लोग भी खड़े हो और किसान लोग भी उस चुनाव में खड़ा होने की छूट हो, नहीं, आजादी हो, हर लोग चुनाव में खड़े हो सकते हैं, ऐसी आजादी हो इस देश में। कहते हैं कि और उसके बाद क्या कहता है गरीब लोगों का भी पार्टी बने, जो क्या हो, जो चुनाव में क्या है, भाग ले, और तब जा करके चुनाव से भ्रष्टाचार दूर होगा, चुनाव से भ्रष्टाचार खत्म होगा। ऐसा कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी। कहते हैं कि प्रेस रिपोर्ट के अनुसार, नहीं, कौन ऐसा कहते हैं, ऐसा जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि प्रेस रिपोर्ट के अनुसार, यानी मीडिया के अनुसार, क्या कहता है, मीडिया के अनुसार कहता है कि मीडिया कहता है हमारे बारे में कहा जाता है कि हम दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। हर एक मीडिया ऐसा ही कहती है क्या, कि हम जो है दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। और दल विहीन लोकतंत्र कहने का मतलब है कि वैसा राजनीति जिसमें कई पार्टियां, कोई संगठन, किसी भी पार्टी का कोई संगठन ही नहीं होता है। क्या होता है, किसी भी पार्टी का कोई संगठन नहीं होता है। नहीं, किसका मतलब, तो दल विहीन लोकतंत्र का मतलब, इसमें किसी भी प्रकार का पार्टी होगा ही नहीं। आगे कहता है कि हम दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, जो तब क्या है, तब इसमें बुराई क्या है, ऐसा कहते जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलो मीडिया कहती है कि हम दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, तो इसमें बुराई ही क्या है, नहीं, इसमें क्या बुराई है दल विहीन लोकतंत्र में। कहते हैं कि इसमें दोष कहाँ है, इसमें बुराई कहाँ है। अगर कहते हैं कि अगर हम लोग विधानसभा विघटन की बात करते हैं, विघटन कहने का मतलब क्या, कि विधायक को हटा दिया जाए। किसको हटा दिया जाए, विधायक को हटा दिया जाए, चुनाव से हटा दिया जाए, तब क्या होगा, पद से हटा दिया जाए, तब कुछ दिन बाद क्या होगा, अगर विधायक में खड़ा हुआ और उसको पद से हटा दिया जाता है, तब उसके बाद क्या होगा, पद से हटाने के बाद क्या होगा कि वो फिर से चुनाव लड़ेंगे। और फिर क्या होगा, फिर से चुनाव लड़ने के बाद क्या होगा, फिर से चुनाव लड़ने के बाद लोग फिर विधायक बनेंगे और फिर विधानसभा की स्थापना होगी। और इसी प्रकार और क्या होगा, इसी प्रकार भ्रष्टाचार होते रहेगा इस देश में। किससे, तो लोकतंत्र में इसी प्रकार से क्या होते रहेगा, तो भ्रष्टाचार होते रहेगा। और उसके बाद कहता है तो छात्र आंदोलन में से, तो उन्हीं छात्र आंदोलन में से कोई व्यक्ति खड़े होकर के बोलता है, किसे, जयप्रकाश नारायण से, और कहता है
कि तब हम लोगों को क्या करना चाहिए। नहीं, क्या कहते हैं, कहता है कि जब ऐसा बोलते हैं कौन, जयप्रकाश नारायण जी, तब उसी छात्र आंदोलन से कोई व्यक्ति खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद जयप्रकाश नारायण से कहता है कि हम लोगों को आखिर करना क्या चाहिए। नहीं, दल विहीन लोकतंत्र में क्या होगा, जब दोबारा चुनाव होगा, फिर से विधायक बन ही जाएंगे, तो हम लोगों को करना क्या चाहिए, कौन सा ऐसा कार्य करें जिससे क्या हो, जिससे ये सभी चीज जो भी भ्रष्टाचार है समाज में, इस देश में, वो सब क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो कहते हैं जयप्रकाश नारायण, नहीं, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, नहीं, आखिर हम लोग क्या करना चाहिए। तब कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि हम लोगों को संघर्ष समितियां बनानी चाहिए। कौन ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं कौन, जयप्रकाश नारायण जी, कि हम लोगों को क्या बनानी चाहिए, हम लोगों को संघर्ष समितियां बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए, संघर्ष समितियां बनानी चाहिए हम लोगों को, ऐसा कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी। क्या होना चाहिए, हम लोगों को संघर्ष समितियां बनानी चाहिए, और ये संघर्ष समितियां जो है लोगों को इकट्ठा करेगी और अपने ही लोगों में से किसी ऐसे लोगों का चयन करेगी, ऐसे लोगों को चुनेगी जो क्या करेगा, चुनने के बाद क्या होगा, चुनाव करेगी, जो क्या है, चुनाव करके जो व्यक्ति चुनाव में लड़ेगा, चुनाव में क्या है, लड़ेगा, प्रतिनिधि, जो प्रतिनिधि उतरेगा, चुनाव लड़ेगा, वो क्या करेगा, वो और वो व्यक्ति समाज को कल्याण करेगा। जब चुनाव में खड़ा होगा प्रतिनिधि, और चुनाव में खड़ा होने के बाद क्या करेगा, वो समाज का कल्याण करेगा, इस देश का कल्याण करेगा, शहर का विकास करेगा, गांव का विकास करेगा, हर एक लोगों का विकास करेगा। कौन, जो इसको चुनेगा। कौन, तो ये जब समितियां, क्या संघर्ष समितियां, ये जिस व्यक्ति को चयन करेगी, जिसको चुनेगी। नहीं, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जितवाया जाएगा, और जिताने के बाद उसको क्या है, जिताने के बाद क्या करेगा, जब वो ये सब काम नहीं करेगा, जब वो समाज का कल्याण नहीं करेगा, जनता का देखभाल नहीं करेगा, शहर का देखभाल नहीं करेगा, देश को अच्छे ढंग से नहीं देखेगा, तब क्या होगा, तब उसको ये संघर्ष समितियां, यही संघर्ष समितियां उसको उस पद से हटा भी देगी। क्या करेगा, उसको उस पद से तुरंत हटा देगा। और फिर जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि हम लोगों को संघर्ष समितियां, कौन सी समितियां, तो हम लोगों को संघर्ष समितियां बनानी चाहिए, और इस समिति में जितने भी लोग होंगे, सबकी सहमति से एक प्रतिनिधि खड़ा होगा। प्रतिनिधि कहने का मतलब क्या, कोई एक व्यक्ति खड़ा होगा जिसको उसमें चाहिए कि नहीं हम इसमें खड़ा हो, वो क्या हो, वो खड़ा होगा और वो चुनाव लड़ेगा, और सब मिल करके उसको लोग जिताएंगे भी, सब लोग मिल करके उस प्रतिनिधि को जितवाएंगे भी। और अगर वह व्यक्ति क्या है, काम नहीं करेगा, समाज का कल्याण नहीं करेगा, व्यक्ति का कल्याण नहीं करेगा, तब क्या होगा, तब क्या करेगा, तब क्या करेगा, उसको यही संघर्ष समितियां क्या करेगा, उसको लात मार के हटा देगा। क्या करेगा, हटा देगा, और उसके बाद फिर किसी दूसरे को बनाएगा। हटाने के बाद क्या करेगा, जैसे ही ऐसा सुनाई देगा उसको तुरंत हटा देगा, और फिर से क्या होगा, फिर से दूसरे व्यक्ति को बनाएगा, और उसके बाद और फिर किसी दूसरे व्यक्ति जब बनेगा, तब ऐसी संघर्ष समितियां जो है हर एक गांव, हर एक शहर, हर एक क्षेत्र और हर एक स्थानों पर क्या है, होना चाहिए, जिससे क्या होगा, जिससे इस देश में बदलाव आएगा, और तब जाकर के इस देश से
भ्रष्टाचार खत्म होगा, देश का विकास होगा, समाज का कल्याण होगा, लोगों का विकास होगा। नहीं, ऐसा कहते हैं जयप्रकाश नारायण। और लोगों को, इस देश को भ्रष्टाचार से छुटकारा मिलेगा। किससे छुटकारा मिलेगा? भ्रष्टाचार से छुटकारा मिलेगा। और आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, बता देना चाहता हूँ, ये संघर्ष समितियां केवल और केवल क्या करेगी? सिर्फ चुनाव ही नहीं करेगी, चुनाव ही नहीं लड़ेगी। वो क्या करे? वो क्या करे? गरीबों की के भलाई के बारे में भी बात करे। यही संघर्ष समिति क्या करे? ये गरीबों के बारे में बात करे, ये किसानों के बारे में बात करे। उसके बाद क्या करे? उसके बाद जो घूसखोरी हो, जहाँ पर घूसखोरी हो रही है, उस घूसखोरी को भी काम करने का कार्य करे। नहीं, जैसे हम लोग कोई भी कार्यालय में जाते हैं, सरकारी किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, तब क्या होता है? तब बिना घूस के कोई कार्य नहीं होता है। तब क्या कहता है? बिना घूस के कोई कार्य नहीं होता है। तब वही कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि जहाँ भी घूसखोरी का कार्य हो, घूस ले कोई कर्मचारी, तब क्या हो? तब उस घूसखोरी को दूर करे। जहाँ पर कोई गलत कार्य कर रहा हो, उसका भी विरोध करे। और ऐसे ही सामाजिक, और क्या होगा? तब ऐसे ही तब क्या होगा? सामाजिक और आर्थिक, उसके बाद और नैतिक क्रांति के लिए संपूर्ण क्रांति कर रहे हैं। और ऐसा जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि जहाँ भी लूटपाट हो रही हो, घूसखोरी का काम हो रहा हो, उसको दूर करने का कार्य करे, जिससे क्या हो? समाज का कल्याण हो, जिससे देश के किसानों का भलाई हो। उसके बाद और क्या हो? और ऐसा भ्रष्टाचार इस देश से दूर हो जाए, जिससे क्या होगा? एक बेहतर समाज की स्थापना होगी, एक बढ़िया देश बनेगा। कौन? भारत। और इस संपूर्ण क्रांति में यही बात कही